दोस्तों राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसे शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं ऐसे युद्ध की जिससे परसेप्शन गढ़ा जाता है, और ये परसेप्शन गढ़े जाने का खेल लगातार चलता रहता है, लगातार चलता आ रहा है। इसमें ऐसा युद्ध नहीं होता कि आमने सामने हम मशीन गन लेके बैठे हैं, AK-47 लेके बैठे हैं, या टैंकों से हो रहा है, या रॉकेटों से, लॉन्चरों से बमों की बरसात हो रही है। लेकिन ये आम आदमी के दिमाग में एक वातावरण क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका तरीका होता है लेखों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, किताब लिखने के माध्यम से और आंदोलन करने के माध्यम से। इन आंदोलन और इन चीज़ों ने बहुत सारी चीज़ें गढ़ी हैं। आज देश के भ्रष्ट नेताओं में जिन लोगों का नाम आता है, उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय हो गए, उनके पुत्र अखिलेश यादव बचे हैं, उनका परिवार, और बिहार के लालू प्रसाद और उनका परिवार। इन लोगों ने अपनी सरकार रहते बहुत भ्रष्टाचार किए। लेकिन ये पैदाइश कहाँ की है? JP आंदोलन में उस समय युवा हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया और अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और राजनीतिक अखाड़े में कूद पड़े, जातिवाद का जहर फैलाया और अपनी सत्ता हासिल करी। जिस समाज के साथ इन्होंने सरकारें बनाई, उस समाज को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने परिवार और अपने परिजनों का ही भला किया, उनके लिए कमाई के अवसर पैदा किए। तो ये परसेप्शन का खेल बरसों से चला आ रहा है। कुछ इसमें सफल भी रहे हैं, मतलब देश के भले के लिए, और कुछ लोग देश के खिलाफ। जो पिछले 9 साल पहले जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद तो समझ लो ऐसे चीज़ों की बाढ़ ही आ गई। और कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो रही, अभी भी नेतृत्व नहीं का है, भले अध्यक्ष हों नहीं हों, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन परोक्ष रूप से वो हैं, अपरोक्ष रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन्हीं की चलती है। इन्होंने एक लगातार इस परसेप्शन को बढ़ावा देने का काम किया। इस परसेप्शन के खेल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी अरुंधति रॉय एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है, मैग्सेसे अवार्ड जिसे बोलते हैं। और उनका एक भाषण बड़ा टीवी पे वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने खुलेआम कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, कश्मीर भारत का अंग रहा ही नहीं। जबकि इस बात को देश की संसद खुलेआम कह चुकी, देश के गृह मंत्री फिलहाल वाले ये कह चुके। और जब उस समय के देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर हरि सिंह, राजा हरि सिंह, कश्मीर के राजा, उनके साथ जब एग्रीमेंट साइन किया, हालांकि हरि सिंह पाकिस्तान मिलना चाहते थे, लेकिन उस समय स्थितियां ऐसी बनी कि कबायलियों ने और पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहा हमको सेना की ज़रूरत है तुरंत। तो नेहरू जी आनाकानी करते रहे, लेकिन उस तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने तुरंत सेना वहाँ भेजी और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के LG ने उन पर मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। एक बहुत पुराने केस में उनको इजाज़त मिली है। उस केस की स्टडी आप अखबार में पढ़ते रहे होंगे, देश के प्रति कितनी भीषण साजिश की गई। इसी तरह की एक एक्टिविस्ट जिनके लिए कोर्ट के दरवाजे रात को खोले गए, शनिवार की रात जब साथ ही जज की पुत्री का भरतनाट्यम चल रहा था, जजों ने वहाँ अलग से जाके एक विशेष पीठ गठित करी। 2 जजों की, उनका फैसला डिफ़र हो गया तो फिर 3 जजों की पीठ गठित करी और उनको तुरंत जमानत दी गई। ये थी तीस्ता सीतलवाड़, इनके पिता, इनके दादा
पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार में पहले देश के अटॉर्नी जनरल थे। तो जुडिशरी के बहुत सारे जजों पर उनका बहुत सारा एहसान होंगे। उन एहसानों को उतारने का सिलसिला न्यायाधीशगण अभी भी करते रहते हैं। ये एहसानों की न्याय व्यवस्था बड़ी ख़राब है। आम जन को न्याय मिल नहीं रहा और विशेष वर्ग को घृणित काम किए बाद भी इस तरह के फ़ायदे मिल जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने ही उन पर मुकदमा चलाने की सलाह दी थी। तो देखिए दोस्तों, आज ऐसे लोग कई लाइन में हैं। अर्बन नक्सल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्बन नक्सल एक शब्द कहा था, शहरी नक्सली। एक नक्सली वो होते हैं जो बंदूक लेके और नक्सलवाद फैलाते हैं, जो अमूमन वामपंथी विचारधारा ने इस नक्सलवाद को बहुत फैलाया फुलाया, बहुत बड़ा किया। कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ रही और उसका बहुत नुकसान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों को भुगतना पड़ा। लेकिन पिछले कई 4-5-10 सालों से नक्सली घटनाओं में बहुत तेज़ी से गिरावट आई, 70% तक गिरावट आई है। लेकिन फिर भी शहरी नक्सल जो बैठे हैं, जो किताबें लिखते हैं और आपकी विचारधारा को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं और करते आए हैं, और बहुत सफल चेष्टा हुई है। इसी वजह से कांग्रेस यहाँ शासन कर पाई। लेकिन जब कोई चीज़ अति हो गई तो निकल के लोग बाहर निकले। अब जातिवादी जहर घोलने की पूरी कोशिश की जा रही है कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा, क्योंकि वो उसी तरीके से सरकार चलाते थे, उसी तरह से राज्य करते थे। अब उनको लग रहा है कि हिंदू इकट्ठा हो रहा है। अब मुस्लिम वोट बैंक उनका है। मुस्लिम मतदाता के बारे में तय है कि वो उधर जाता है जहां ताकत होती है। कांग्रेस अब में ताकत होती है तो वहाँ, नहीं तो दूसरे वर्ग के साथ चला जाता है। लेकिन वो एक मुश्त वोट पड़ते हैं, ये तय है। मुस्लिम मतदाता कभी भी भाजपा को वोट नहीं देते, न देंगे, चाहे भाजपा कितने ही प्रयास कर ले। ऐसा मेरा मानना व्यक्तिगत, आप लोग मेरे से भिन्न राय रख सकते हैं। तो अर्बन नक्सल का पहला शब्द तत्कालीन बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के लिए यूज़ किया था। और अरविंद केजरीवाल भी एक आंदोलन की पैदाइश है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक एनजीओ चलाते थे और अन्ना हजारे के आंदोलन में वो कूद पड़े। उसका नेतृत्व उन्होंने हाथ में ले लिया। बाद में उन्होंने अन्ना हजारे और अपने संगी साथियों को सबको निपटा दिया। इसी तरह के अर्बन नक्सल योगेंद्र यादव भी हैं, जो सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के मेंबर रहे हैं। एक और हर्ष मंदर हैं, जो सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, आतंकवादियों से उनके रिश्ते उजागर हुए हैं। इसके अलावा गौतम नवलखा है, जो विचारधारा प्रभावित करते हैं। निखिल डे हैं, बुनकर रॉय हैं, मेधा पाटकर ने नर्मदा बांध का कितना विरोध किया, जबकि उस नर्मदा बांध के बनने से गुजरात और राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में कितनी समृद्धि आई। और एक्टिविस्टों के साथ खड़े होने में अपने बॉलीवुड के कलाकारों ने कसर नहीं छोड़ी। आमिर खान अपने आप को सुपरस्टार एक्टिविस्ट समझने वाले वहाँ जाके खड़े हो गए थे मेधा पाटकर जी के साथ। और मेधा पाटकर के कारण देश को कितना पैसे का नुकसान हुआ और वो प्रोजेक्ट कितना डिले हुआ और उसकी लागत बढ़ती गई। और दूसरे किस्म के जो अर्बन नक्सल हैं वो कलम से हैं, जो लेख लिखते हैं। शेखर गुप्ता एक ऐसे ही अर्बन नक्सल हैं जो देश के खिलाफ ही लिखते आए हैं और कम से कम आज की सरकार के तो बिल्कुल खिलाफ लिखते हैं। नीतियों की आप आलोचना करोगे, पत्रकारिता है, लेकिन नहीं। कहते हैं ना, उनका एक वाक्य है, मोदी को यदि हराना है तो लगातार झूठ पे झूठ बोले जाओ। शायद उसी को फॉलो कर रहे हैं राहुल गांधी और अन्य लोग। पुण्य प्रसून वाजपेयी, एक ज़माने में उनका सिक्का चलता था आज तक पे, लेकिन एक बार अरविंद केजरीवाल के साथ उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो बात करके कुछ सेटिंग करने की बात कर रहे थे। तो मतलब उनका उनसे एक ऐसा रिश्ता उजागर हो गया जो शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं होना था, जो हो गया। तो वो नग्न हो गए और चैनल से बाहर निकाल दिए गए। अब वो यूट्यूब पे बैठे बैठे मोदी विरोध में अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। शायद इनको फंडिंग चाइनीज़ मीडिया से आती है। अभी न्यूज़ क्लिक का मामला जो निकला है उससे बहुत सारा लंबा एक सिलसिला शायद निकलेगा
क्योंकि जांच एजेंसियां बिल्कुल सरसरी तौर पे जांच तो करेंगी नहीं, कुछ और भी जांचें आगे बढ़ेंगी। रवीश कुमार अर्बन नक्सल है पत्रकारिता के। गोदी मीडिया शब्द उन्हीं का गढ़ा हुआ है, जबकि खुद गोदी मीडिया रहे हुए हैं। पिछले दिनों जब कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है कैमरामैन रखने के, और अब विदेश में घूम रहे हैं। और अभी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें इजराइल का खुल के विरोध तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन क्योंकि वहाँ डर लगता है मोसाद का, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिनका वो अपने विरोधियों को समूल नष्ट कर देते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग। इन्हीं में अजीत अंजुम हैं, जो हमेशा बोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। राहुल देव हैं, गांधी जी का चेहरा लगा के ट्विटर पे बैठे हैं, लेकिन जो वो लिखते हैं तो बेहद शर्मनाक है। अभी उन्होंने हमास के आतंकवादी हमले की तुलना में गुजरात में हुई एक महिला, जो मुस्लिम महिला का मामला जिस पे सब कुछ साफ हो चुका, उसका नाम लेके और बस लग पड़े। अभिशार शर्मा आप देख ही रहे हैं, एक छोटा सा न्यूज़ क्लिक चैनल जिसकी यूट्यूब पे बहुत बड़ी कोई व्यूअरशिप भी नहीं है, और वो उनको 2.5 लाख रुपए महीना देता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को 5 पैसे नहीं दे रहा। और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं। यूट्यूब में एक निश्चित व्यूअरशिप के बाद कुछ विज्ञापन का पैसा मिलता है, या आप लोगों से कुछ सपोर्ट मिल जाता है, जो लोग यूपीआई वगैरह शेयर कर देते हैं उनसे मिल जाता है, बाकी क्या मिलता है। राजदीप सरदेसाई मोदी जी के चरण में लौटने की 2-3 बार कोशिश कर चुके, लेकिन मोदी जी ने उन्हें घास नहीं डाली, अब मोदी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। एक इसी तरह का एक चैनल चलता है यूट्यूब पे, द लल्लन टॉप, वहाँ के सौरभ द्विवेदी हैं, उन पे भी अभी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि मोदी के विरोध में कुछ बोला तो बहुत सारी उनकी आलोचनाएं हुई और बहुत कुछ उनके खिलाफ हो रहा है। और संस्थाएं JNU, AMU, जामिया मिलिया, ये क्या हैं? ये तो अर्बन नक्सल पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं। सरकार के पैसे से, यानी हमारे टैक्स से लगे हुए पैसे से एक ऐसी जमात तैयार होती है जो देश विरोध में किसी भी हद तक जा सकती है। मैं नहीं कहता सरकार की आलोचना मत करो, सरकार की आलोचना करो, लेकिन उन नीतियों की जो नीतियां आपको सही नहीं लग रही हैं, वह कारण सहित बताइए। लेकिन आप लगातार आलोचना करते जाएंगे तो क्या होगा। और वैसे कहा ही गया कि जो आलोचना करता है उसकी कोई मूर्तियां थोड़ी लगती हैं चौराहे पे, लेकिन उनको लगता है आलोचना करके, दिमाग की परसेप्शन गढ़ के देश के वोटरों को भरमाया जा सकता है। लेकिन ये नहीं जानते कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और देश का जो वोटर है वो बहुत समझदार हो चुका है, वो आपके बहकावे में नहीं आने वाला। तो सरकार इन पे कार्रवाई कर रही है। अरुंधति रॉय पे जो कार्रवाई हुई है, जिनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त मिली है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये और अर्बन नक्सल की पहचान होनी चाहिए। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे, ये पत्रकारिता के नाम पे दलाली कर रहे हैं, ये ईमानदारी की बात है। तो इस दलाली के लिए कुछ सज़ा तो होनी चाहिए, कुछ प्रावधान तो होने चाहिए। पत्रकार खुद तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाओं पे वामपंथी पत्रकारों का कब्जा है। बहुत सारे नाम मैंने छोड़ दिए हैं। अब वामपंथी होना ही पत्रकारिता मानी गई। वही एक खद्दर का सा कुर्ता, एक सफ़ेद झोला पजामा, ये एक ड्रेस रही हुई है। हालांकि मेरे कुछ साथी भी ऐसे पहनते थे, शायद उनको देख के प्रभावित होते होंगे। और ऐसे इन महिलाओं में जो आजकल ये अरुंधति रॉय और इस तरह की जो महिलाएं हैं, नीचे जीन्स ऊपर कुर्ता और अजीब सी ड्रेस, खिचड़ी जैसे बाल रखना, मतलब इनकी एक अलग पहचान है। तो आप इन सबको पहचान लीजिए और परसेप्शन के खेल में, इनके खेल में मत फंसिए। जनता जितनी इनसे दूर रहेगी देश का भला होगा। आप ये देखिए देश का भला किन हाथों में सुरक्षित है। तो ये बात बहुत आवश्यक है, मेरे को लगता है कि आपको बतानी चाहिए थी, इसलिए मैंने बताई कि विचारधारा प्रभावित करने का खेल, जिसे परसेप्शन का खेल बोलते हैं, उस खेल में कलमकारों के अलावा, इन सामाजिक आंदोलनकर्ताओं के अलावा NGO, गैर सरकारी संगठन, इनकी बड़ी भूमिका है। और सरकार को इन पर एक निश्चित तौर पे लगाम कसनी चाहिए और जनता को भी समझदार होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगली बार फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप मेरे से जुड़े रह सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।